हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में हमने इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन और सुल्तान बनने से पूर्व की उसकी उपलब्धियों को, आराम शाह और उसके बीच के संघर्ष की परिस्थिति को और गद्दी पर बैठते समय उसके सम्मुख उपस्थित कठिनाइयों या चुनौतियों को डिस्कस किया था। इल्तुतमिश ने अपनी इन चुनौतियों का, इन कठिनाइयों का समाधान किस तरह से किया और किस प्रकार एक मजबूत संगठित दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो वो अब मैं डिस्कस कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि थोड़ा स्पीड से मैं बोलूं क्योंकि ये नहीं तो वीडियो दूसरी एक और वीडियो इसमें बनानी पड़ेगी। टॉपिक ये लंबा है और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि केवल मेन फैक्ट्स बताने से काम नहीं चलता। जो फैक्ट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनका एनालिसिस करना, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हिस्ट्री का पर्पस सॉल्व होता है। और जो डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनका आंसर आप तभी लिख सकेंगे जब उनको डिस्कस किया जाएगा, उनको एनालिसिस किया जाएगा। तो ये जो इल्तुतमिश पर, इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर यही आता है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। और घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार बीए लेवल पर इस तरह से भी आ जाता है कि वो फूलों के शैया ना होकर कांटों की सेज था इल्तुतमिश का सिंहासन, तो आप स्पष्ट करिए। तो मेन वही है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, स्पष्ट करिए। तो उसमें वो तमाम बातें आ जाएंगी शुरू से कि किन परिस्थितियों में वो गद्दी को उसने हासिल किया और गद्दी पर बैठते समय उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर उन चुनौतियों का समाधान उसने किस तरह से किया और फिर किस तरह से उसने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। उसके अलावा और कौन से रचनात्मक कार्य उसके थे। उसके अलावा जो और एक शासक के जो कर्तव्य होने चाहिए कि वो न्यायप्रिय होना चाहिए और कला और साहित्य को भी संरक्षण देने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी कि जो उसे जब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक सिद्ध करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी और उसमें उसकी सैनिक क्षमता भी दिखाई देगी इल्तुतमिश की, उसमें उसकी प्रशासनिक क्षमता भी दिखाई देगी। इन सारी घटनाओं को डिस्कस करने में उसमें उसका कूटनीतिक व्यवहार भी दिखाई देगा, उसमें उसकी दूरदर्शिता भी दिखाई देगी। तो ये सारी बातें उसमें दिखाई देंगी और जो और क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब भी दिखाई देंगी और जो आलोचना वाली बातें हैं वो भी होंगी। तो ये एक एक करके मैं डिस्कस करूँगी और हो सकता है कि थोड़ा सा मैं स्पीड से बोलूँ, लेकिन आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी, तो उनमें सबसे पहले वो यल्दौज की समस्या का समाधान करता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी यल्दौज भी उसके लिए। स्टूडेंट्स, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 में, तो यल्दौज जो गजनी का शासक था वो भारत के तुर्की राज्य को गजनी के अधीन मानते हुए इल्तुतमिश को अपने अधीन शो करता है और उसे छत्र, दंड और राजचिह्न भेजता है। तो इल्तुतमिश का तो ये बहुत बड़ा अपमान था क्योंकि उसने भारत में तुर्की राज्य की गद्दी को अपने दम पर हासिल किया था। लेकिन इस समय वो अपने कूटनीतिक व्यवहार का परिचय देता है। अगर कोई बहुत पॉसिबिलिटी थी कि राजपूत शासक होता तो वो इसी समय तुरंत वो उसके खिलाफ, यल्दौज के खिलाफ सैन्य अभियान पर निकल पड़ता। लेकिन यहाँ पर वो कूटनीतिक बुद्धि का परिचय देता है जो एक शासक को देने चाहिए। वक्त की नज़ाकत को वो समझता है और इन सबको स्वीकार कर लेता है, छत्र, दंड और राजचिह्न को। क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो यल्दौज से पंगे लेता। दिल्ली सल्तनत बहुत संकटमय दौर से गुजर रही थी, जैसा कि मैंने बताया था। यल्दौज के सैनिक इस बीच में कुबाचा से लाहौर सहित पंजाब के काफ़ी हिस्से को छीन लेते हैं, लेकिन तब भी इल्तुतमिश कोई रिएक्ट नहीं करता। इल्तुतमिश तब तक यल्दौज से संघर्ष नहीं करता जब तक कि यल्दौज दिल्ली पर अपनी दावेदारी को पेश नहीं कर देता था। और ये समय भी आता है, ये समय आता है 1215 में। 1215 में ख्वारिज्म के शाह से यल्दौज पराजित होता है गजनी में और वो गजनी से भागकर लाहौर आ जाता है और लाहौर आकर वो दिल्ली के सिंहासन पर अपना दावा पेश करता है। अब इल्तुतमिश, हम देखते हैं कि गद्दी पर बैठे हुए से 4 साल हो चुके होते हैं। ये 1215 की बात है। इस समय वो मजबूत स्थिति में था। तो अब वो यल्दौज से निर्णायक युद्ध की तैयारी करता है और 1215-16 में तराइन के मैदान में, जहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में 2 युद्ध पहले हो चुके थे 1191-92 में, तो यहीं पर तराइन के मैदान में यल्दौज और इल्तुतमिश की सेनाओं के बीच में संघर्ष होता है। इसमें यल्दौज पराजित होता है। इसे तराइन का तीसरा युद्ध भी कहते हैं इतिहास में। और उसको बदायूं भेज दिया जाता है, यहाँ पर उसकी हत्या करा दी जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या का अंत होता है। अब हम मंगोल आक्रमण के खतरे का भय कैसे उत्पन्न हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर और किस तरह से इल्तुतमिश ने उससे छुटकारा पाया, तो वो डिस्कस करेंगे। इल्तुतमिश के शासन में नवस्थापित तुर्की सल्तनत को
मंगोलों के ही नहीं, इतिहास के सबसे बर्बर नेताओं में से एक मंगोल नेता तेमुजिन के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये तेमुजिन इतिहास में चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध है और इस समय मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में, इसी तेमुजिन के नेतृत्व में चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, इन सब को अपने पैरों तले रौंद दिया था। और उसने चंगेज खां ने मध्य एशिया में ख्वारिज्म के शाह के साम्राज्य को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब ये ख्वारिज्म का शाह अपनी जान बचाने के लिए कैस्पियन सागर की ओर भागता है और उसका जो बेटा था जलालुद्दीन मांगबरनी, वो पूर्व की ओर यानी कि पंजाब की ओर भागता है। और जो चंगेज खां था वो भी उसका पीछा करता हुआ खुरासान, अफगानिस्तान होता हुआ सिंधु नदी के तट तक पहुंच जाता है। और इस तरह से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता है जब चंगेज खां वहां पहुंच जाता है। ये लगभग 1220 के आसपास की बात है। उधर जो जलालुद्दीन मांगबरनी था वो खोखरों की सहायता से कुबाचा को परास्त करके कुबाचा से सिंध सागर दोआब पर छीन लेता, उस पर अधिकार कर लेता है जो पहले कुबाचा के पास था। इसके बाद मांगबरनी लाहौर की ओर आगे बढ़ता है और इल्तुतमिश से शरण मांगता है और अपने दूत को इल्तुतमिश से शरण मांगने के लिए उसके पास भेजता है। अब इल्तुतमिश यहाँ एक बार फिर से अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीतिक जो बुद्धि है उसका परिचय वो देता है, क्योंकि इल्तुतमिश ये भी जानता था कि एक जो मुस्लिम शरणार्थी है, युवराज है, उसको शरण ना देना शिष्टाचार के खिलाफ है और उससे इस्लामी जगत में बदनामी भी होती ऐसा करने से। लेकिन उसे ये भी पता था कि चंगेज खां जैसे बर्बर और शक्तिशाली आक्रमणकारी को निमंत्रण देना भी बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य होता, क्योंकि मांगबरनी का पीछा करते हुए जो मंगोल थे वो 1220 में सिंधु नदी तक तो आ ही गए थे। इसके अलावा इल्तुतमिश दिल्ली राज्य को मध्य एशिया की राजनीति में बिल्कुल भी नहीं फंसने देना चाहता था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो जो उसका दूत होता है मांगबरनी का, उसकी वो हत्या कर देता है और मांगबरनी को शरण देने से नम्रतापूर्वक वो इनकार कर देता है और कह देता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है भारत का वो उसके लिए ठीक नहीं है और वो पंजाब को छोड़कर चला जाए। तो इस तरह की रिक्वेस्ट वो करता है। लेकिन वो ख्वारिज्म का जो राजकुमार होता है शहजादा जलालुद्दीन मांगबरनी, वो इसको अपमान समझता है और बदला लेने की भावना से फिर वो अपनी पूरी तैयारी करता है। इल्तुतमिश भी मेंटली प्रिपेयर था क्योंकि उसे पता था कि जलालुद्दीन मांगबरनी ऐसा कुछ कर सकता है, तो वो भी अपनी सेना के साथ तैयार होता है। लेकिन मांगबरनी को समय रहते अकल आ जाती है और वो इल्तुतमिश से जो टक्कर लेना या संघर्ष करना वो सही नहीं समझता और वो कुबाचा से ही मुल्तान छीनने की कोशिश करता है। 1224 में जो जलालुद्दीन मांगबरनी होता है वो पर्शिया वापस चला जाता है और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक जलालुद्दीन मांगबरनी भारत में रहता है तब तक इल्तुतमिश उसको किसी भी तरह से कोई मदद नहीं देता, यानी 1224 तक। और उसके अलावा जब तक चंगेज खां जीवित रहता है, जब तक वो जिंदा रहता है, तब तक भी वो सिंधु नदी के पश्चिम में राज्य विस्तार की कोई भी कोशिश इल्तुतमिश नहीं करता, क्योंकि मंगोल कुछ वहाँ पर रुक गए थे सिंधु नदी के पश्चिम में। जब चंगेज खां उसका पीछा करते हुए वहाँ आया था तो वहाँ तक वो नहीं जाता। चंगेज खां का स्टूडेंट्स उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन यदि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को सहायता दी होती तो बहुत पॉसिबल था कि चंगेज खां दिल्ली पर आक्रमण करता और फिर जो दिल्ली सल्तनत को स्थापित हुए कुछ वर्ष हुए थे तो उसका बचना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अगर वो ख्वारिज्म के शाह के साम्राज्य को नष्ट कर सकता है, अगर वो पूरे मध्य एशिया को अपने पैरों तले रौंद सकता है चंगेज खां, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ थी और जो दिल्ली सल्तनत है वो नष्ट हो जाती। एक और मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी मंगोलों के बारे में कि इस समय तक, ये जो समय है वहाँ तक मंगोल जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म जो बहुत अहिंसक धर्म था और ये बहुत बर्बर थे, यानी बर्बरता में तुर्कों से भी आगे थे, उनके बाद तुर्क आते हैं। और ये ज़रूर ही कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की एक विकृति शाखा उसे कहेंगे, क्योंकि बदलते बदलते हुए इस रूप में आई थी। शमानिष्ठवादी उसको ये मानते थे मंगोल। तो इस तरह से इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण के खतरे से बचा लिया। और यही नहीं, जो परिस्थितियां थी, जो इनसे उत्पन्न जो परिस्थितियां थी, तो उनका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मांगबरनी ने इस बीच में जो कुबाचा था, नासिरुद्दीन कुबाचा, जो इल्तुतमिश का बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी और शत्रु था, तो उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था और ये इल्तुतमिश के लिए फ़ायदेमंद बात हुई। अब हम आते हैं इल्तुतमिश के अगले प्रमुख प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा पर।
नासिरुद्दीन कुबाचा, जिसका मैंने बताया था कि उसने इल्तुतमिश और आराम शाह के झगड़े का फ़ायदा उठाकर लाहौर और पंजाब के काफ़ी सारे हिस्से पर अधिकार कर लिया था। फिर उससे ये सारा जो क्षेत्र है वो यलदौज के सैनिक छीन लेते हैं, लेकिन जब यलदौज की तराइन के युद्ध में पराजय होती है इल्तुतमिश के हाथों, तो वो फिर से लाहौर पर मौके का फ़ायदा उठाकर कुबाचा अधिकार कर लेता है। लेकिन 1217 में इल्तुतमिश कुबाचा से लाहौर को छीन लेता है, पर इसके बावजूद कुबाचा शक्तिशाली बना रहता है और उसके पास मुल्तान, उच्छ और सिंध रहता है। जलालुद्दीन मंगबरनी जब भारत आता है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, तो उससे सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को होता है तो वो था कुबाचा। कुबाचा की शक्ति को वो बहुत हानि पहुंचाता है जलालुद्दीन मंगबरनी खोखरों के साथ मिलकर, और इल्तुतमिश इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है। तो वो जलालुद्दीन मंगबरनी के भारत से वापस जाने के बाद दो ओर से कुबाचा पर अभियान करता है, एक लाहौर की ओर से और दूसरा वो दिल्ली से अपनी सेना को भेजता है। तो एक तरह से दो तरफा आक्रमण होता है, पहले उच्छ और फिर मुल्तान पर एक तरह से एक साथ आक्रमण किए जाते हैं। जो ये दोनों उच्छ और मुल्तान कुबाचा के प्रदेश थे। तो कुबाचा कुछ अपनी सेना को वहाँ छोड़कर वो खुद घबराकर निचले सिंध में, पहले आप मैप में देखेंगे मैंने आपको बताया भी हुआ है, पहले मुल्तान है ऊपर, उससे नीचे उच्छ है और फिर नीचे सिंध है। ये सारा प्रदेश कुबाचा के पास था। तो निचले सिंध में भक्कर के किले में जाकर शरण लेता है। 3 महीने बाद मई 1228 में इल्तुतमिश का उच्छ पर अधिकार हो जाता है। कुबाचा की स्थिति भी भक्कर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी इन 3 महीनों में, इतने लंबे समय में, और वो संधि की बातचीत आरंभ करता है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण की सलाह देता है, जिसे कुबाचा स्वीकार नहीं करता, और अंत में निराश कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से 1228 में इल्तुतमिश का जो दूसरा बड़ा जो शत्रु था वो भी समाप्त होता है। मुल्तान और उच्छ को दिल्ली राज्य में मिला लिया जाता है, दिल्ली की एकता बन जाती है, और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण किलों को जीतकर इल्तुतमिश ने पंजाब और सिंध में भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के समय तक, हम देखते हैं 1236 तक, सियालकोट और अजमेर तक अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उससे आगे बढ़ने की उसने कोशिश नहीं की, और उसकी वजह ये लगती है कि शायद वो मंगोलों से सीधे सीधे अभी भी झगड़ा नहीं चाहता था चंगेज खां की मृत्यु के बाद भी। अब हम आते हैं बंगाल विजय पर। बंगाल में जैसे कि मैंने बताया कि आराम शाह और इल्तुतमिश के झगड़े का फ़ायदा उठाकर उधर अली मर्दान खिलजी ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो 1211 में अली मर्दान खिलजी को जो है उसके कुछ खिलजी सरदार कत्ल कर देते हैं, और उसकी जगह पर हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी को गद्दी पर बैठाया जाता है बंगाल की 1211 में। ऐवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की और वो एक स्वतंत्र शासक बन जाता है, वो भी दिल्ली की अधीनता में शासन नहीं करता। ये जो था गयासुद्दीन यानी हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी, वो बिहार को अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता है, और बाकी जो उसके आसपास के जो प्रदेश थे उनसे भी वो कर मांगता है, जिसमें तिरहुत, जाजनगर, ये उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे कर वसूल करता है। जब इल्तुतमिश ने अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा कर ली, यानी कि वो मंगोल आक्रमण के खतरे से और इन सब से जब एक तरह से मुक्त हो जाता है, तो अब वो पूर्व की ओर ध्यान देता है, यानी बंगाल की ओर ध्यान देता है। दक्षिणी बिहार को वो जीतता है और उसे जीतकर वो आगे बढ़ता है, और उसके बाद जो गयासुद्दीन था यानी हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी, वो उसका मुकाबला करने के लिए आता है, लेकिन वो बिना किसी युद्ध के इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, और उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में काफ़ी सारा धन भी देता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का इक्तादार नियुक्त करके वापस चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जो गयासुद्दीन था वो मलिक जानी को बिहार से निकाल देता है और दिल्ली राज्य के आधिपत्य को मानने से भी इनकार कर देता है। तो अब इल्तुतमिश अपने बेटे को, बड़े बेटे को, जो अवध का इक्तादार था इस समय, नासिरुद्दीन महमूद, उसको इस तरफ के तैयारी करने के लिए, उसे एक तरह से मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए कहता है। और उसके बाद जब गयासुद्दीन अपनी पूर्वी सीमा पर युद्ध करने के लिए गया था, तभी जो नासिरुद्दीन महमूद था उसका बेटा, वो उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर देता है, बंगाल की राजधानी लखनौती पर। गयासुद्दीन वापस आता है अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो युद्ध में मारा जाता है। तो इस तरह से 1226 में नासिरुद्दीन महमूद लखनौती पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेता है। 1226 में बंगाल जो है वो दिल्ली सल्तनत की एक इक्ता बन जाती है,
और लगभग 2 वर्ष बाद हम देखते हैं 1226-27 की बात है, 2 वर्ष इसका जो है ये शासन वो अपने बेटे को नासिरुद्दीन महमूद को ही सौंपता है, लखनौती का बंगाल का जो शासन है। लेकिन 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद फिर बल्का खिलजी नाम का जो एक सरदार था वो विद्रोह करके बंगाल की गद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है। तो 1229 में फिर इल्तुतमिश खुद जाता है, इस विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। बल्का खिलजी जो है वो युद्ध में मारा जाता है और बंगाल जो है वो एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 बार अभियान होता है बंगाल में। 3 अभियान में पहला अभियान जो होता है जिसमें वो दक्षिण बिहार को जीतता है और उसके बाद वो मलिक जानी को वहाँ पर इक़्तिदार बनाता है। उसके बाद दूसरा अभियान वो अपने बेटे के नेतृत्व में करता है 1226-27 में, जो उसका बेटा इसमें सफल होता है नासिरुद्दीन महमूद। और तीसरा अभियान वो खुद करता है 1229 में अपने बेटे की मृत्यु के बाद, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद। तो फाइनली 1229 में बंगाल जो है वो फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। तो इस बार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश बंगाल और बिहार में अलग अलग इक़्तिदारों को नियुक्त करता है, क्योंकि जो दूसरा अभियान है उसके बाद जो नासिरुद्दीन महमूद ने जिसको किया था, जिस अभियान में वो सफल हुआ था उसका बेटा, तो उसमें उसने बंगाल और बिहार का जो इक़्तिदार है वो अपने संयुक्त रूप से अपने बेटे को बनाया था, नासिरुद्दीन महमूद को। लेकिन इस बार वो इसको 3 भागों में बांट देता है और बंगाल और ये जो है एक तरह से 3 भागों में बांटकर। अब हम आते हैं बंगाल पर, जो बंगाल की समस्या थी। बंगाल में मैंने बताया था कि इल्तुतमिश और आराम शाह के झगड़े का फ़ायदा उठाकर अली मर्दान खिलजी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। लेकिन अली मर्दान खिलजी के अत्याचारपूर्ण जो शासन था उसकी वजह से जो खिलजी सरदार थे वो उसकी हत्या कर देते हैं। और 1211 में ही जिस वर्ष इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, हिसामुद्दीन एवाज खिलजी नाम का जो एक खिलजी जो सरदार था तो उसको वो गद्दी पर बैठाते हैं और हुसामुद्दीन एवाज खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल की गद्दी पर बैठता है। बंगाल की राजधानी थी लखनौती और वो बिहार के भी काफ़ी सारे हिस्से पर अधिकार कर लेता है। एक योग्य शासक इसको बताते हैं हुसामुद्दीन एवाज खिलजी को। और ये माना जाता है कि ये जो इसके आसपास के जो हिंदू जो राजा थे, जाजनगर, तिरहुत, बंग और कामरूप, इसके उत्तर में और दक्षिण में बंगाल के, तो उनसे भी वो कर वसूल करता है उन पर आक्रमण करके। तो इल्तुतमिश ये सारी गतिविधियों से वाकिफ़ होता है, लेकिन वो उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता क्योंकि इस समय वो पश्चिम में काफ़ी बिजी था और मंगोल आक्रमण का खतरा भी उसे पश्चिम से बना हुआ था। तो मंगोलों के भय से मुक्त होने के बाद इल्तुतमिश बंगाल की ओर ध्यान देता है। सबसे पहले तो वो जो हुसामुद्दीन का जो बिहार का जो क्षेत्र था उसके अधीन, यानी सुल्तान गयासुद्दीन के अधीन, तो इल्तुतमिश उस पर अधिकार कर लेता है। तो ये जो है हुसामुद्दीन एवाज खिलजी यानी गयासुद्दीन, ये इसके बारे में कहते हैं कि बिना किसी युद्ध के ये इल्तुतमिश के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेता है बिहार में और वो उसे युद्ध का हर्जाना देना भी स्वीकार कर लेता है और बंगाल उसके पास ही बना रहता है इल्तुतमिश की अधीनता में। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस जाता है, बिहार इल्तुतमिश सौंप देता है किसको? मलिक जानी को। और बंगाल किसके पास रहता है? हुसामुद्दीन एवाज खिलजी यानी सुल्तान गयासुद्दीन के पास ही। तो मलिक जानी को वो बिहार का इक़्तिदार नियुक्त करता है, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस लौटता है दिल्ली की ओर, जो एवाज खिलजी है वो ये समझौता तोड़ देता है और उसके बाद वो मलिक जानी को बिहार से खदेड़ लेता है, बिहार को अपने राज्य में वापस ले लेता है और फिर से अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करता है। तो इसके बाद वो अपने बेटे को, इल्तुतमिश अपने बेटे जो इस समय अवध का इक़्तिदार था नासिरुद्दीन महमूद, उसका सबसे बड़ा बेटा और सबसे योग्य बेटा यही था, तो उसको भी एक तरह से निर्देश देता है, यानी मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए कहता है कि वो मौके का फ़ायदा उठाकर जब भी मौका मिले वो इसके खिलाफ अभियान करे, हुसामुद्दीन एवाज खिलजी यानी सुल्तान गयासुद्दीन के खिलाफ। तो 1226-27 में यह मौका मिलता है नासिरुद्दीन महमूद को, यानी अवध के इक़्तिदार को, जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। और जब एवाज पूर्व की ओर एक अभियान में गया था तब नासिरुद्दीन महमूद उसकी एब्सेंस का फ़ायदा उठाकर बंगाल की राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लेता है। एवाज तुरंत वापस आता है, लेकिन वो युद्ध भी करता है पर वो हारता है और युद्ध में मारा जाता है। तो इस तरह से बंगाल जो है वो दिल्ली के अधीन हो जाता है और वो सारा प्रदेश बंगाल से लेकर बिहार तक का वो दिल्ली के अधीन हो जाता है।
और यहाँ पर ये सारा जो प्रदेश है वो किसको सौंपता है, वो अपने इसी बेटे को, बड़े बेटे को, नासिरुद्दीन महमूद को। और 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है और 1229 में अपनी मृत्यु तक वो अपने पिता के यानी इल्तुतमिश के प्रतिनिधि के तौर पर वो वहाँ पर शासन करता रहता है, बंगाल में और बिहार के इस क्षेत्र में। तो 1229 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका फ़ायदा उठाकर लखनौती में जो बलका खिलजी है वो विद्रोह करके बंगाल की राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लेता है। अब इल्तुतमिश जो है खुद अभियान करता है, अगला अभियान। ये 1229-30 में ही लखनौती के विरुद्ध इल्तुतमिश अपनी सेना भेजता है, बलखा खिलजी हारता है और वो मारा जाता है। तो इस तरह से तीसरे अभियान में फिर से बंगाल पर दिल्ली का अधिकार हो जाता है और अब इल्तुतमिश ये जो है बंगाल और बिहार को अलग अलग दो इक्ताओं में बांटता है, जहाँ पर दो अलग अलग इक्तादारों को वो नियुक्त करता है। बंगाल पर दिल्ली का पूरी तरह से अधिकार हो जाता है और इस तरह से इल्तुतमिश बंगाल की समस्या का समाधान करने में सफल होता है। अब हम आते हैं राजस्थान, मध्य भारत और दोआब के जो हिंदू राजा थे उनसे संघर्ष की हम बात करते हैं और ये मैं आपको मैप के थ्रू ये समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही जो हिंदू राजा थे उन्होंने आक्रमणकारी नीति को अपना लिया था और बहुत सारी जगहों पर अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिशों में लग गए थे और काफ़ी जगह उन्होंने स्वतंत्र भी कर लिया था। उसके बाद इल्तुतमिश और आराम शाह के संघर्ष का फ़ायदा उठाकर तब भी बहुत सारे जो राजपूत जो शासक हैं उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जो वार्षिक कर देते थे वो दिल्ली सल्तनत को, तो वो भी देना उन्होंने बंद कर दिया। उधर गंगा यमुना दोआब में भी लगातार विद्रोह हो रहे थे तुर्की शासन के खिलाफ। तो बहुत जगह जो है ये जो सारा क्षेत्र था, मध्य भारत, राजपूताना, गंगा यमुना का दोआब, तो इन सारे ही क्षेत्रों में जो हिंदू राजा हैं वो लगातार विद्रोह कर रहे थे, स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। और जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उसका तो मैं जिक्र कर ही चुकी हूँ कि वो किस तरह से वहाँ पर यलदोज और जो कुबाचा है उन्होंने संकट उत्पन्न किया। यलदोज जो गजनी का शासक था और पंजाब में आ गया था, और उसके बाद कुबाचा मुल्तान और उच्छ और सिंध पर अधिकार करने के बाद जिसने शुरुआत में ही लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था। तो कैसे कैसे एक एक करके इन दोनों का अंत किया ये मैं बता चुकी हूँ। मंगोल आक्रमण से जो खतरा था तो उस संकट से किस तरह से छुटकारा पाया इल्तुतमिश ने ये भी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि इल्तुतमिश ने जिस तरह से बंगाल ने भी अपने आप को शुरुआत में स्वतंत्र कर लिया था। 1211 में जिस वर्ष इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो जो बंगाल का में जिसने गद्दी को संभाला था हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी, वो सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बनकर बैठा था वहाँ पर। लेकिन ना तो पूर्व में बंगाल में और ना ही इस सारे क्षेत्र में इल्तुतमिश ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान था भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर। तो वहाँ से निमटने के बाद ही उसने बंगाल अभियान की ओर ध्यान दिया, जो बंगाल पर ध्यान दिया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से बंगाल को उसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। अब मैं ये वाला क्षेत्र बताऊंगी जिसमें राजस्थान, मालवा और दोआब हैं कि वहाँ पर किस तरह से उसने ये जो विद्रोही प्रवृत्ति थी हिंदू राजाओं की उस पर अंकुश स्थापित किया। तो मैं शुरुआत करती हूँ 1226 में जो इल्तुतमिश की जो सफलताएं हैं वो मैं एक एक करके बता रही हूँ। 1226 में उसने रणथंभौर को जीता। ये रणथंभौर जहाँ पर चौहान थे और जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा जिसे गोविंदराज, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ, तो ये उसके पास थे। ये स्टूडेंट रणथंभौर, जालौर, ये जो सारा जो क्षेत्र है ये चौहानों के अधिकार में था। तो रणथंभौर को जीता 1226 में। उसके बाद 1228-29 में जालौर में भी चौहानों का ही शासन था। तो जालौर के शासक उदय सिंह को भी अपना, यहाँ पर ये है जालौर, तो उदय सिंह को भी अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए और वार्षिक कर देने के लिए उसने मजबूर किया। तो दो जगह उसे सफलता मिली। इसके बाद बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर, ये सारे क्षेत्र हैं। ये थंगीर है, ये अजमेर है, यहाँ पर ये बयाना है। तो ये सारा जो क्षेत्र है ये नागौर है। ये इस सारे क्षेत्र पर भी इल्तुतमिश ने अपना अधिकार स्थापित किया। उसके बाद 1231 में ग्वालियर का घेरा डाला और एक वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद उस पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर ग्वालियर है, ये मध्य भारत में, जो परिहारों ने इस किले को जीत लिया था। लेकिन एक वर्ष के संघर्ष के बाद इल्तुतमिश ने 1231 में घेरा डाला और एक साल के बाद इस पर भी अधिकार कर लिया।
इसके बाद कालिंजर पर भी आक्रमण किया और कालिंजर में जो चंदेल शासक था, ये चंदेलों का दुर्ग था कालिंजर, वो वहाँ से भाग गया। कालिंजर को लूटा गया बहुत बुरी तरह से, और ये जो है 1233-34 में हुआ। उसके बाद 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया, लेकिन ये कोई उस तरह का आक्रमण नहीं था अधिकार करने के लिए। मालवा यहाँ पर है, ये परमारो का क्षेत्र है, ये है मालवा, और राजधानी है धार, यहीं ये मंदौर है। तो ये इस यहाँ पर इन्होंने भिलसा और उज्जैन को लूटा। जो यहाँ के जो मंदिर थे तुर्कों ने, भिलसा के और उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, ये है भिलसा यहाँ पर, और ये है उज्जैन, यहाँ पर है उज्जैन, उज्जैन का महाकाल का मंदिर, और भिलसा को विदिशा भी कहते हैं। तो इनके मंदिरों को लूटा तुर्की सेना ने, और बिल्कुल ये उसी तरह की लूट थी जैसी महमूद गजनवी ने मंदिरों को लूटा था। इसे हम विजय नहीं कहेंगे मालवा की, ये विजय नहीं थी, केवल एक लूट थी। अब आते हैं दोआब में। ये जो दोआब वाला क्षेत्र है, दोआब में भी हम ये देखते हैं सारे क्षेत्र में, सब क्षेत्र हैं। यहाँ ये फर्रुखाबाद है, ये अयोध्या है, ये बहराइच है, यहाँ पर एक बदायूं है, फिर ये बरन है इससे ऊपर। तो ये सारे क्षेत्र में बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार और बहराइच के जो क्षेत्र थे, जो जहाँ पर विद्रोह हो रहे थे लगातार, और काफ़ी सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था हिंदू राजाओं ने या ज़मींदारों ने, तो उनको फिर से जीतने में सफलता प्राप्त की इल्तुतमिश ने। बदायूं हालांकि दिल्ली सल्तनत की एकता थी, लेकिन जो आसपास का प्रदेश था जिसमें कन्नौज, बनारस, कटिहार और बदायूं का जो कुछ क्षेत्र था, तो वहाँ सफलता प्राप्त की। और अवध में भी तुर्कों को सफलता मिली, इल्तुतमिश को सफलता मिली। अवध का इक़्तिदार उसने अपने बेटे को बनाया था, नासिरुद्दीन महमूद को वहाँ का इक़्तिदार बनाया था। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने तुर्की सत्ता से स्वतंत्र हो गए जो प्रदेश थे उनको फिर से जीतने में सफलता प्राप्त की, और हिंदू राजाओं की जो आक्रमणकारी शक्ति थी उसको निश्चित रूप से उसने कमज़ोर किया, और जो विजित प्रदेश थे उन पर उसने सफलतापूर्वक अपने अधिकार को स्थापित किया। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि इन प्रदेशों पर अधिकार करने के बाद भी बहुत आसान नहीं रहा, उसको बनाए रखना, अपने अधिकार में करना बहुत आसान नहीं था। एक विद्रोह की मैं बात करूँगी जो अवध में हुआ था, ये था पिर्थू का विद्रोह। पिर्थू नामक एक हिंदू व्यक्ति ने, इसे जमींदार के रूप में भी कह सकते हैं या छोटे राजा के रूप में भी, तो पिर्थू ये जो व्यक्ति था इसने विद्रोह किया था, और ये बहुत भयानक विद्रोह था। इल्तुतमिश के बेटे ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, जो अवध का इक़्तिदार था, उसने बताया था कि पिर्थू के इस विद्रोह में 1,20,000 मुसलमान इसमें मारे गए थे। तो बहुत मुश्किलें इल्तुतमिश को इस क्षेत्र में हुई, बहुत आसान उसके लिए नहीं रहा। राजपूतों की शक्ति को भी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया। राजपूत लगातार स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहे। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि 2 जगह इल्तुतमिश को पराजय देखनी पड़ी। एक तो नागदा में, नागदा ये है चित्तौड़, और ये मेवाड़ का क्षेत्र है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, लेकिन चित्तौड़ से पहले नागदा भी मेवाड़ की राजधानी थी, और इस समय यहाँ पर गुहिलौत शासक थे। तो जो नागदा के गुहिलौत थे, तो उन्होंने पराजित किया इल्तुतमिश को। और उसके अलावा गुजरात के जो चालुक्य थे, इस समय भी गुजरात में चालुक्य वंशी था, तो उनसे भी वो पराजित हुआ इल्तुतमिश। इन दोनों प्रदेशों में तो उसको जीत हासिल कभी भी हुई ही नहीं। और उसके अलावा जो बयाना और थानागढ़ की जो विजय उसने भले ही कर ली थी इल्तुतमिश ने, लेकिन चौहान उसके बावजूद भी वो लगातार स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। चौहानों की शक्ति को रोकने में वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया अपने शासनकाल में। मालवा में अगर हम देखें तो परमार राजपूतों का शासन पहले की तरह ही चलता रहा। ग्वालियर की विजय हुई और उसके बाद कालिंजर को लूटा गया, लेकिन कालिंजर के लूट के बाद भी हम देखते हैं कि चंदेल राजपूतों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, और उनके अधिकार में झांसी और उसके आसपास का प्रदेश तो बना ही रहा। और बाकी जो है हर जगह इस तरह के जो विद्रोह और विरोध हैं वो लगातार होते रहे। गंगा यमुना का दोआब का भी जो काफ़ी सारा क्षेत्र था, हम देखते हैं कि बलबन के टाइम तक भी जो वहाँ लगातार विद्रोह, हिंदू जो राजा थे, छोटे छोटे जो जमींदार थे, तो वो लगातार विद्रोह कर रहे थे तुर्की शासन के खिलाफ वहाँ पर। तो इनको पूरी तरह से कंट्रोल में इल्तुतमिश अपने शासनकाल में नहीं कर पाया, लेकिन हाँ बहुत बड़े हिस्से को फिर से वापस लेने में इन लोगों से कामयाब हुआ, और कम से कम कुछ समय तक तो इनकी शक्ति को कमज़ोर करने में इल्तुतमिश कामयाब रहा। तो ये जो क्षेत्र है ये इल्तुतमिश के अधिकार में बाद में आ गया था। हम ये देखते हैं कि शुरुआत में कुछ भी बहुत कम क्षेत्र था उसके अधिकार में, लेकिन बाद में इतना सारा जो क्षेत्र है, ये बाउंड्री खींची हुई है, आपको दिखाई दे रही है, ये सब इसके अधिकार में आ गया था।